हेलो एवरीवन। इन्वेस्टमेंट लाइफ में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपने पैसे का भी अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वह 7 वित्तीय गलतियां जो हमें किसी भी हालत में अवॉइड करनी चाहिए। अब देखिए, वित्तीय गलतियां या फिर कोई और गलती हम जरूर करते हैं और उन गलतियों से सीखते भी हैं। हालांकि मैं कहूंगा कि आप दूसरों की गलतियों से सीखें, वो ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि अगर हम गलतियां करेंगे और उससे सीखेंगे तो पता नहीं ये कब तक चलता रहेगा। तो अगर गलतियां हो भी जाती हैं तो कोई बात नहीं, आप उनसे सीखिए। लेकिन अगर आपको यह पता रहेगा कि कौन सी गलतियां हमें अवॉइड करनी है, जो हमें बिल्कुल नहीं ही करनी है, तो यह वीडियो आपके लिए है। तो इसे अंत तक ध्यान से देखिएगा और हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। तो पहली गलती जो आमतौर पर लोग करते हैं वह यह है कि वो इन्फ्लेशन को कंसिडर ही नहीं करते हैं। अब देखिए, इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति, जो महंगाई की दर है, जो बढ़ती है, उसको लोग हमेशा जब भी वो फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो उसमें वो चूक जाते हैं। तो आपने बहुत बार लोगों से सुना होगा कि अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए 20 साल के बाद आ जाए तो मैं अपनी पूरी लाइफ को अच्छे से स्पेंड कर लूंगा। हालांकि जब इस तरह की बात होती है तो अभी के समय के लिए वो ठीक है, लेकिन 20 साल के बाद क्या 1 करोड़ की वही वैल्यू होगी? अगर आप एक 6% का एवरेज एनुअल इन्फ्लेशन लेके चलते हो तो 20 साल के बाद उसकी वैल्यू शायद 20-25 लाख रुपए के ही आसपास रहेगी, और अगर कुछ ज्यादा ही इन्फ्लेशन हो गया तो उससे भी नीचे आ जाएगी। अब अगर आप सोच रहे हो कि ठीक है, अभी मैं 1 करोड़ में निकाल लूंगा अगले 20 साल 30 साल रिटायरमेंट के बाद के, लेकिन अगर वही अभी 20 लाख मिले तो क्या आप निकाल पाओगे? तो इसलिए जरूरी है कि आप जब भी फाइनेंशियल प्लानिंग करें तो उसमें इस गलती को हमेशा अवॉइड करें कि आप उसमें इन्फ्लेशन को कंसिडर नहीं कर रहे हो। आपको इन्फ्लेशन को हमेशा कंसिडर करना है, और एक आप एवरेज 6% का इन्फ्लेशन ले सकते हैं, जो कि ऑन एन एवरेज कुछ सालों से चला आ रहा है। अब देखिए, बात करें इन्फ्लेशन की, तो इन्फ्लेशन में भी बहुत सारी चीजें कंसिडर की जाती है। सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है फूड इन्फ्लेशन। देखिए, फूड इन्फ्लेशन, क्योंकि बिना खाने के तो हम जी नहीं सकते हैं, उसको कंसीडर करना बहुत जरूरी है। पर फूड इन्फ्लेशन के साथ साथ आपको मेडिकल, एजुकेशनल और हाउसिंग एक्सपेंसेस को भी कंसीडर करना है। अब केवल देखिए, खाना पीने से तो काम चल जाता है, लेकिन मेडिकल बिल का क्या, आपके बच्चों की पढ़ाई का क्या? तो जब भी आप फाइनेंशियल प्लानिंग करें अपने रिटायरमेंट के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करते हो, तो इस फैक्टर इन्फ्लेशन को बहुत जरूरी है कंसीडर करना। चलिए, तो अब हम ये जानते हैं कि हम इससे निजात कैसे पाएं, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो देखिए, इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। आपको जो इन्वेस्टमेंट करना है वो उन चीजों में करना है जो उस इन्फ्लेशन के रेट को बीट कर सके। अब जैसे मैंने आपको बताया कि 6% का करंट इन्फ्लेशन चल रहा है और काफी सालों से यही आता है हिंदुस्तान में। अगर आप दुनिया की बात करें, बड़े बड़े जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें औसतन ये 2 से 3% होता है, लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो ये 5 से 6% का हमेशा रेट रहा है। क्योंकि भारत एक विकासशील देश है, पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है, तो महंगाई बढ़ेगी और इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो बात है कि हम इन्फ्लेशन को कैसे कंसीडर करके चले। तो हमें जो इन्वेस्टमेंट करना है उन एसेट्स में करना है जो कि इस इन्फ्लेशन के 6% रेट को कम से कम बीट कर सके। तो अगर आप एफडी या फिर कुछ ट्रेडिशनल स्कीम में जाते हो तो वो करीब करीब उतने ही बराबर रहेगा। मतलब जो वैल्यू है वो आप उसको रिटर्न मिलेगा, लेकिन वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएगा। मतलब आप ग्रो नहीं कर पाओगे। अगर आपने अभी 1 करोड़ रुपए किसी तरह से बचा लिए तो आगे भी साल में कम या बेसी वही रहने वाला है वैल्यू, लेकिन आपको उस वैल्यू को बीट करना है, क्योंकि आपको आगे की भी सोचनी है। तो उसको बीट कैसे करें? तो उसको बीट करने का सबसे अच्छा तरीका है आप उन चीजों में इन्वेस्ट करें जो इन्फ्लेशन को ही बीट कर दे। जैसे आप इक्विटीज में इन्वेस्ट करें। अब इक्विटीज की बात करें तो आप स्टॉक में कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, उससे रिलेटेड किसी भी चीज में कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप आरईआईटीज में इन्वेस्ट करें, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में इन्वेस्ट करें, या फिर अगर आप गोल्ड में भी इन्वेस्ट करते हैं तो भी एक अच्छा तरीका है, क्योंकि गोल्ड का भी रिटर्न पिछले कुछ 20 सालों में 12 से 13% के आसपास रहा है। तो यह थी पहली गलती, इन्फ्लेशन को कंसिडर नहीं करके चलना। तो अब दूसरी गलती के बारे में बात करते हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। वह है न्यू टैक्स रिजीम को सेलेक्ट नहीं करना जब आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो। अब चाहे आप नौकरी पेशा हो, बिजनेस हो या एग्रीकल्चर हो, और आप एक ऑनेस्ट टैक्स पेयर हो, तो आपको न्यू टैक्स रिजीम ही चुनना है। अब देखिए, हाल के समय में हमारे भारत सरकार की ओर से इनकम टैक्स में बहुत सारी रियायतें दी गई थी, पर यह उनके लिए थी जो नए टैक्स रिजीम का चयन करते हो और जिसमें 12,75,000 तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। तो अगर आप एक ऑनेस्ट टैक्स पेयर हो और आपने अगर न्यू टैक्स रिजीम का सिलेक्शन नहीं किया है तो ये आपको गलती नहीं करनी है। अब मैंने कुछ कैलकुलेशन किया है, उसके हिसाब से अगर आपकी एनुअल इनकम 30 से 35 लाख है तो आपको आंख बंद करके न्यू टैक्स रिजीम ही चुनना है, जब तक कि आप ओल्ड टैक्स रिजीम में हर एक चीज का बेनिफिट नहीं ले लेते हो। मतलब जितने भी उसमें सेक्शंस बने हुए हैं, हर एक में आपको अगर कुछ कुछ बेनिफिट मिल रही है, तभी आपको ओल्ड टैक्स रिजीम कंसिडर करना है। लेकिन अगर आप बस 1.5 लाख यूटिलाइज करते हो 80C के, या फिर कुछ मेडिकल बिल रिम्बर्स करवा पाते हो, तो आपके लिए न्यू टैक्स रिजीम बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। अब हम किस बात पर यह कंसिडर करेंगे
कि न्यू टैक्स रिजीम लेना चाहिए, ओल्ड टैक्स रिजीम, तो आपको बहुत सारे इनकम टैक्स कैलकुलेटर मिल जाएंगे जिसमें आप सभी तरह के इन्वेस्टमेंट ओल्ड टैक्स रिजीम का डाल सकते हो। और न्यू टैक्स रिजीम में हम बहुत कुछ ज्यादा सेविंग्स को डिक्लेयर नहीं करते क्योंकि उसके ऑप्शंस नहीं होते हैं। तो आप एक अच्छे इनकम टैक्स कैलकुलेटर का यूज करो और उसमें यह कंपेयर कर लो कि कौन सा टैक्स रिजीम आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। तो यह थी दूसरी गलती, फाइनेंशियल प्लानिंग में न्यू टैक्स रिजीम को कंसिडर नहीं करके चलना। अब बात करें तीसरी गलती के बारे में, तो वह है इमरजेंसी फंड को नहीं बनाना। अब हमने इमरजेंसी फंड पर बहुत बात की है पहले भी, तो इमरजेंसी फंड बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। मतलब अगर आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले आपको इमरजेंसी फंड बनाना ही चाहिए। और इमरजेंसी फंड कितने महीने का होना चाहिए? तो कम से कम 3 से 6 महीने का। मतलब 6 महीने का आप इमरजेंसी फंड बनाते हो तो वो काफ़ी अच्छा है। अगर शुरुआत करनी है तो आप 3 महीने से करो, लेकिन 3 महीने का आपको मिनिमम इमरजेंसी फंड बनाना है। उसके बाद आप धीरे धीरे उसको ग्रो करके 6 महीने का बना लो। और सबसे अगर बेस्ट सिनेरियो की बात करें कितने दिन का या कितने साल का होना चाहिए, तो 3 साल का इमरजेंसी फंड आपके लिए सबसे बढ़िया होगा। तो समय के साथ साथ आप अपने इमरजेंसी फंड के कॉर्पस को इंक्रीज करो और उसको 3 साल तक पहुंचा दो। उसके बाद जो आपकी जो कमाई होगी आप पूरी तरह से इन्वेस्टमेंट में डालो। पर सबसे बेस्ट सिनेरियो है 3 साल का इमरजेंसी फंड बनाना और कम से कम 3 से 6 महीने का आपको इमरजेंसी फंड बनाना ही बनाना चाहिए। अब इमरजेंसी फंड क्यों जरूरी है? तो हम सबको पता है कि देखिए बिजनेस शुरू से ही वोलेटाइल रहा है, मतलब उसमें उतार चढ़ाव आते हैं। इवन एग्रीकल्चर में भी ये चीजें देखने को मिली है कि कभी आपकी ज्यादा कमाई हो जाती है, कभी आपकी कम कमाई हो जाती है। आजकल जॉब में भी ये संकट आ गया है। अगर हम कुछ सिलेक्टेड गवर्नमेंट जॉब को छोड़ दें तो कोई भी जॉब आज सेफ और सिक्योर नहीं है। आप कितनी भी बड़ी कंपनी में काम करो, कितने साल से भी आप काम कर रहे हो, लेकिन जॉब का मार्केट बहुत ही अनसर्टेन है। तो इमरजेंसी फंड वहीं पर आपको बचाता है। अब अगर आपकी नौकरी चली जाए, आपको बिजनेस में घाटा हो जाए, तो कम से कम आप 6 महीने बिना कुछ सोचे निकाल सकते और इस बीच में आपको कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। अब इमरजेंसी फंड को रखे कहाँ? तो देखिए इमरजेंसी फंड का मतलब यह नहीं है कि आप उसको म्यूचुअल फंड में डालो या स्टॉक्स में डाल दो, क्योंकि अगर वो उसकी वैल्यू गिर गई तो आप उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो आपको हमेशा सेफ असेट में रखना है। अब सेफ असेट की बात करें तो मुझे जो सबसे अच्छा लगता है वो है एफडी। अब एफडी में आपको 6% का एक रिटर्न भी मिल जाता है, 6 से 7% का रिटर्न। और अगर आपको निकालना है तो आजकल एफडी में निकालने की सहूलियत बहुत ज्यादा है, खासकर अगर आप प्राइवेट बैंक में डालते हो जैसे आईसीआईसीआई या एचडीएफसी में, तो एफडी से पैसे निकालना कुछ सेकंड्स का काम है। मतलब अगर आपकी राशि मैच्योर हो गई या फिर अगर आप उसको बीच में निकालते भी हो जरूरत के हिसाब से, तो बस आपको सबमिट क्लिक करना है और 1 मिनट के अंदर पैसे आपके अकाउंट में आ जाते हैं। तो सबसे बेस्ट मुझे एफडी लगता है। और तीसरा तरीका है आप उसको अपने बैंक अकाउंट में रख लो। आपको जो सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है वो मिलता रहेगा 2 से 3%। हालांकि आपकी वैल्यू और पैसे सिक्योर रहेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा ग्रोथ समय के साथ उसमें नहीं मिलेगा। भूल कर भी इमरजेंसी फंड को रियल एस्टेट या किसी ऐसे चीज में नहीं लगाएं जिसको लिक्विडेट करना आसान नहीं है, क्योंकि जब इमरजेंसी आएगी आपको कुछ मिनट्स में पैसे चाहिए होंगे। एक और बात ध्यान रखिएगा कि समय के साथ साथ उसको आपको रिव्यू भी करना है। जैसे मान लो अगर आपका महीने का खर्च 1 लाख रुपए अभी के समय के हिसाब से है, तो अगर आप 6 महीने का इमरजेंसी फंड बनाओगे तो करीब 6 लाख रुपए हो गया। लेकिन आज से 5 साल के बाद अगर वो इमरजेंसी फंड आपका बचा हुआ है तो उसको आपको उस समय के हिसाब से रिव्यू करना है और उसमें अमाउंट को बढ़ा देना है। इसका मतलब यह है कि अगर 6 साल के बाद आपकी एक्सपेंडिचर 1.5 लाख रुपए हुई तो आपके 6 महीने के इमरजेंसी फंड का मतलब होगा 9 लाख रुपए। तो यह तीसरी गलती जो आपको नहीं करनी थी कि आप इमरजेंसी फंड नहीं बनाते हो। जो चौथी फाइनेंशियल गलती है वह है कि लोग अभी भी बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल इंश्योरेंस स्कीम में ही इन्वेस्ट करते हैं। हालांकि ये वीडियो किसी इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट नहीं है, पर मैं आपको बताता हूं कि बहुत लोग अभी भी एलआईसी स्कीम में इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। अच्छी बात है क्योंकि एलआईसी एक बहुत ही रिनाउंड और गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, तो उसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। पर आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपको ओवर द पीरियड कितना इंटरेस्ट मिलता है या कितना उसमें रिटर्न मिलता है। तो इस चौथी गलती को अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना है, आपको टर्म इंश्योरेंस सेपरेट लेना है। बाकी आप म्यूचुअल फंड में जैसा इन्वेस्ट करते हो वैसा करो, आपको मिक्स करके नहीं चलना है। हालांकि ये बिल्कुल तरह आपके ऊपर है, क्योंकि हर लोगों का रिस्क एपेटाइट अलग होता है, लोगों के रिस्क लेने की क्षमता अलग होती है। तो आपको यह समझना है कि आपको किस तरह के स्कीम में इन्वेस्ट करना है। तो बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियां वो क्या करती हैं कि वो इंश्योरेंस के साथ साथ एक रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी आपको लौटाती है। जैसे आपको वो बोलेंगे कि आप 25 साल तक इन्वेस्ट करो, 25 साल के बाद आपको पूरा प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाएगा, और इस बीच कुछ मिसहैप हो जाता है तो जो आपको इंश्योरेंस का क्लेम है वो भी मिल जाएगा। हालांकि ये सुनने में तो अच्छा लगता है कि आपको पूरे पैसे 25 साल के बाद मिल जाएंगे, लेकिन अगर यह मानो कि आपने अभी 10 लाख और 15 लाख रुपए लगाए हैं, तो 25 साल के बाद जो आपको पूरे 10 से 15 लाख रुपए मिलेंगे इंश्योरेंस के, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। और अगर आप स्टैंड अलोन टर्म इंश्योरेंस लेते हो, मतलब केवल आप टर्म इंश्योरेंस लेते हैं जिसमें आपको कुछ भी रिटर्न नहीं मिलता है, उसका प्रीमियम बहुत कम होता है। तो आप इस तरह से सोच सकते हो, जो आप एनुअल टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम भरते हो और जो एक्स्ट्रा पैसे हैं, और अगर आप कोई एक मिक्स इंश्योरेंस वाली स्कीम लेते हो
इसका प्रीमियम ज़्यादा है, उस डिफरेंस को आप अगर म्यूचुअल फंड में या किसी स्टॉक में लगाते हो, इक्विटीज़ में लगाते हो, तो आपको ओवर द पीरियड ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। हालाँकि जैसा मैंने आपको कहा, ये बिल्कुल पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर है, लेकिन अगर मेरी मानो तो आपको टर्म इंश्योरेंस बिल्कुल सेपरेट लेना चाहिए, इन्वेस्टमेंट आपको बिल्कुल सेपरेट रखना चाहिए। उनको मिक्स करके आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। तो यह थी चौथी गलती जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। जो पाँचवीं गलती है, हालाँकि ये आपके फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपके ये पॉकेट पर बहुत असर करती है, और वह है साइबर फ्रॉड को इग्नोर करना। जैसे-जैसे यूपीआई का चलन बढ़ा है या नेट बैंकिंग का चलन बढ़ा है, इससे सहूलियत तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसने बहुत सारे फ्रॉडस्टर या फिर उन लोगों को अट्रैक्ट किया है जो इल्लीगली पैसा बनाना चाहते हैं। तो आपको इससे बच के चलना है। आपको यह समझ के चलना है, आपका मोबाइल आपका एक बैंक का अकाउंट है, क्योंकि आपका मोबाइल फ़ोन आपके अकाउंट से लिंक होता है। उस पे बहुत कुछ डिपेंडेंट होता है आपके मोबाइल पे। तो आपको आपके मोबाइल का ध्यान रखना है, उसको इधर-उधर कहीं नहीं छोड़ना है। उस पे अगर आप कुछ करते हो फाइनेंस रिलेटेड एक्टिविटी, आपको यह ध्यान रखनी है कि कोई पीछे से देख ना रहा हो या कहीं पर कोई कैमरा ना लगा हो। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रख के आप बहुत हद तक अपने पैसे को बचा सकते हो। एक तरीका जो है, वह है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल करना। जैसे अगर आप नेट बैंकिंग में लॉगिन करते हो या यूपीआई में भी आप यूज़ करते हो और कहीं पर आपने पासवर्ड डाला है, तो उसके साथ-साथ आपको अगर ओटीपी आती है, तो वो बहुत अच्छा है। हालाँकि जितनी भी बैंक कंपनियाँ हैं या फाइनेंशियल वाली कंपनियाँ हैं, वो सब टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आजकल देती हैं। इवन अगर आप ईमेल भी यूज़ करते हो, जो भी आपके बैंक से भी रिलेटेड होता है, उसमें भी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन या मल्टीपल ऑथेंटिकेशन होते हैं। तो आपको हमेशा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कंसिडर करके ही चलना है। उसको बस थोड़ा-सा आराम के लिए आप इग्नोर नहीं करें। अब इससे बचना कैसे है? तो आपको हमेशा एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का यूज़ करें। आपके फ़ोन में या मेल पर जो भी बैंक अलर्ट्स आते हो, कुछ ट्रांज़ैक्शन को तो आप उसको केयरफुली देखें, या बैंक रिलेटेड कोई भी एक्टिविटीज़ होती है, क्योंकि अगर आपका पैसा का कहीं ट्रांज़ैक्शन होता है, तो हर एक बैंक कंपनियाँ उस पर अलर्ट भेजने लगी हैं। उस पे आपको ज़रूर ध्यान देना है। इवन अगर आप ईमेल यूज़ करते हो, तो उस पर अगर कोई लिंक वगैरह आता है, तो आपको उस पे क्लिक नहीं करना है, जब तक कि आप श्योर नहीं हो ये किसने भेजा है और ये सही है कि नहीं। और हमेशा आपको ओटीपी शेयर नहीं करनी है किसी के भी साथ भी। इवन कोई भी बैंक कंपनियां या क्रेडिट कार्ड कंपनियां कभी भी ओटीपी नहीं पूछती हैं। तो अगर आपको कभी भी इस तरह के कॉल आते हैं, तो आपको ओटीपी बिल्कुल शेयर नहीं करनी है। यह बिल्कुल आप ध्यान रखें। तो यह थी पांचवी गलती, हमें अवॉइड करनी है, और यह बहुत ही जरूरी है। हमें साइबर फ्रॉड से बच के रहना है। अब जो छठी गलती हमें अवॉइड करनी है, वह है कि रिटायरमेंट कॉर्पस बनाने के लिए डीले करना। आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, आप भले ही 20 साल के हो, 25 साल के हो, 30 साल, 35 साल, 40 साल के भी हो, आपने अगर रिटायरमेंट कॉर्पस के बारे में नहीं सोचा है, तो आज से ही आपको बनाना है। इवन अगर आप सरकारी जॉब भी करते हो, तब भी आपको एक रिटायरमेंट कॉर्पस पर ध्यान जरूर देना है। भले ही आपको कुछ पेंशन मिल जाएगा, लेकिन आने वाले समय में क्या होता है, नहीं होता, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो मैं आपको कहूंगा कि आपको रिटायरमेंट कॉर्पस, आप किसी भी एज के हो, आपको आज से ही बनाना चालू कर देना है। हालांकि मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन आपको यह मैं बता रहा हूं कि आने वाले समय में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी, क्योंकि आजकल बहुत सारी आधुनिक मशीनें हो गई हैं, जिससे किसी भी तरह की बीमारियों के बारे में पता किया जा सकता है। तो आपको पहले ही अलर्ट हो जाएगा। हालांकि ये अच्छी बात है कि आपकी जिंदगी उम्र बढ़ेगी, लेकिन अगर उम्र लंबी होती है, तो आपको पैसे भी चाहिए होंगे। आप जितना ज़्यादा जियोगे, उतने ज़्यादा आपको पैसे चाहिए होंगे। तो अगर मान लो आप 40 से 50 साल के बीच में हो, आपके पास 3 से 4 करोड़ रुपए हो गए, और आप सोचोगे चलो ठीक है 70-75 तक वो निकाल लेंगे, पर हो सकता है कि आप 85-90 तक जी जाओ। तो आपको, अब मान लीजिए आप अपनी उम्र 70-75 साल मानकर चल रहे हो, आप 40 साल के हो, और आप सोच रहे हो कि अच्छा रिटायरमेंट कर लिया तो फिर हम अगले 30 साल 35 साल निकाल लेंगे, लेकिन हो सकता है आप 80 साल, 85 साल, 90 साल, 95 साल तक जी जाओ। तो इसलिए आपको एक स्ट्रॉन्ग रिटायरमेंट कॉर्पस की जरूरत होगी, और वह आप अभी प्लानिंग करके ही बना सकते हो। हालांकि अभी के हिसाब से अगर मैं बोलूंगा, तो एक आइडल एज आपको कम से कम 85 साल का मानकर चलना चाहिए। और अगर आप रिटायरमेंट कॉर्पस आपको कितना चाहिए जब आप रिटायर होते हो, तो उसके लिए मैंने ऊपर आई बटन में लिंक दे दिया है। आप उस रिटायरमेंट कैलकुलेटर को देखो, उस वीडियो को देखो, और आप यह कैलकुलेट कर सकते हो कि आप किसी भी एज में रिटायर होते हो तो आपको कितने कॉर्पस की जरूरत होगी एक उम्र तक जीने के लिए। तो यह थी छठी गलती, रिटायरमेंट कॉर्पस के बारे में ध्यान नहीं देना। अब अगर बात करते हैं हम सातवीं गलती के बारे में, तो सातवीं गलती यह है कि जो आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, उसको रिव्यू नहीं करना। देखिए, नॉर्मल जो इन्फ्लेशन है हम वो 6% मानकर चलते हैं, पर हेल्थ सेक्टर में यह इन्फ्लेशन 10 से 15% तक का है। तो अगर आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस जो भी आपके पास है उसको रिव्यू नहीं करते हो, तो आपको उस पर ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, पहली चीज यह है कि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस तो होना ही होना है। उसके बिना आपका कोई गुजारा नहीं हो सकता है, क्योंकि क्या बीमारी किसी को कब आ जाती है नहीं पता। तो इसके लिए आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बीमारी ऐसी चीज है कि वो आपके सारे पैसे को 1 सेकंड में खत्म कर सकती है।
अगर आपको कोई अच्छी बीमारी हो गई, मतलब बड़ी बीमारी हो गई और आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हो, तो हॉस्पिटल का बिल आप सबको पता ही होगा कि कितना आने लगा है। और ज़िंदगी ऐसी चीज़ है कि आप उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो। जब तक आपकी मजबूरी नहीं हो, आप चाहोगे कि आपके या आपके परिवार के लिए आप अच्छे हॉस्पिटल में लेके जाओ। अब इसको हम कैसे कंसिडर कर सकते हैं? आज के समय में बहुत सारी कंपनियां जो हैं, कॉर्पोरेट कंपनियां, अगर आप नौकरी पेशा हो, प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, आपको एक कॉर्पोरेट हेल्थ प्लान देती है, जिसमें कुछ भी अमाउंट होता है, 5 लाख होता है, 3 लाख होता है, 10 लाख भी होता है। तो अगर आप उसको कंसिडर करके चल रहे हो, तो उसके साथ साथ आपको एक पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी लेनी जरूरी है, आपके लिए, आपके परिवार के लिए और आपके माँ बाप के लिए। अगर आप उस कैटेगरी में आते हो जिसमें आप सरकार से हेल्थ कार्ड बनवा सकते हो या आयुष्मान हेल्थ कार्ड बनवा सकते हो, तो आप उसको जरूर से जरूर बनवा लें। इवन आजकल जो पॉलिसी आई है कि 70 साल से ऊपर जो लोग हैं उनका आयुष्मान हेल्थ कार्ड बन जाएगा, तो आप अपने पेरेंट्स के लिए, जो अगर वो 70 साल के ऊपर है, तो जरूर से जरूर इसको बनवा ले बिना समय गवाए हुए। दूसरा, जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत लोगों के पास कॉर्पोरेट हेल्थ पॉलिसी होती है, तो कॉर्पोरेट हेल्थ पॉलिसी के साथ बहुत बार टॉपअप भी दिया जाता है। मतलब आप कुछ प्रीमियम पे करके, अगर आपकी पॉलिसी 5 लाख की है तो आप उसमें 5 लाख का टॉपअप ले लो। मतलब अगर वो कंज्यूम हो जाता है उस साल में, तो वो फिर टॉपअप आ जाएगा और उसका प्रीमियम बहुत ही कम होता है। तो आप जरूर से उस टॉपअप को ले लें अगर वो आपके कॉर्पोरेट के द्वारा दी जाती है। अब कॉर्पोरेट के अलावा अगर आप पर्सनल हेल्थ पॉलिसीज लेते हो, तो उन पॉलिसीज पर ध्यान दो जो समय के साथ साथ इंक्रीज भी होती है। जैसे अगर आपने अभी 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस लिया है अपने लिए और अपने परिवार के लिए, तो अगले 5 साल में वो बढ़ के 20 लाख हो जाना चाहिए या 25 लाख हो जाना चाहिए। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि हेल्थ सेक्टर का इन्फ्लेशन 10 से 15% है, तो उसको अचीव करने के लिए, उसको कोप अप करने के लिए आपके हेल्थ इंश्योरेंस की लिमिट भी बढ़ती रहनी चाहिए। हालांकि पॉलिसी और टॉपअप के ऊपर भी एक चीज आती है जिसका बहुत कम लोगों को पता है, और उसका प्रीमियम बहुत ही नॉमिनल होता है। उसको बोलते हैं सुपर टॉपअप। तो सुपर टॉपअप कब काम करता है? जब आपका पॉलिसी कवरेज और टॉपअप खत्म हो जाता है, तो फिर सुपर टॉपअप एग्जीक्यूट होता है। मतलब अगर आपकी 5 लाख की पॉलिसी है, उस पर आपने 5 लाख का टॉपअप भी लिया है, मतलब 10 लाख रुपए, अगर ये 10 लाख कंज्यूम हो गए और आपका बिल उसके ऊपर और बढ़ के 20 लाख 30 लाख भी आ जाता है, तो फिर वो सुपर टॉपअप से कवर हो जाता है। सुपर टॉपअप का जो प्रीमियम है वो आपके एज पे डिपेंड करता है, पर आप 90 लाख का सुपर टॉपअप कुछ 2000-3000 रुपए सालाना ले सकते हो। बहुत सारी कंपनीज ये सुपर टॉपअप बस 2000 और 3000 रुपए के एनुअल प्रीमियम पे ऑफर करती हैं। तो सुपर टॉपअप के बारे में जरूर चेक कर ले और अपने परिवार के लिए जरूर ले लें। एक और इम्पोर्टेंट बात, आप अपने फैमिली मेंबर्स का और अपना हेल्थ असेसमेंट जरूर करा लें और यह देख ले कि आपके लिए कौन सी पॉलिसी जरूरी है। अब बहुत लोगों के फैमिली में कुछ पुरानी हिस्ट्री होती है, जैसे कहीं पर हार्ट पेशेंट बहुत ज्यादा रहे हैं फैमिली में, या किसी फैमिली में बड़ी बीमारी ले ले जैसे कैंसर हो गया, उसकी भी हिस्ट्री होती है। तो आपको उसके हिसाब से ही हेल्थ इंश्योरेंस को लेना है। भले ही आपको थोड़ा प्रीमियम ज्यादा देना पड़े, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि आपकी फैमिली का ओवरऑल हेल्थ असेसमेंट कैसा है, क्योंकि कुछ पैसे बचाने के चक्कर में हो सकता है कि आप बहुत पैसे गवा दो। तो यह थी 7वीं गलती, अपने हेल्थ इंश्योरेंस को अच्छे से रिव्यू नहीं करना। अब इसके साथ मैं एक आपको बोनस रूल भी बता देना चाहता हूं कि यह गलतियां बिल्कुल ना करें। अपने SIP को स्टेप अप नहीं करना। जैसे जैसे आप बड़े होंगे, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आपका ओहदा या पोजीशन बढ़ेगा, आपको अपने SIP को हमेशा बढ़ाते रहना है, यानी इसको स्टेप अप करते रहना है। तो इस बोनस गलती का जरूर ध्यान रखें। तो यह थी वो 7 गलतियां जो आपको किसी भी हद तक अवॉइड करनी चाहिए। अब जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि लोग गलतियां करते हैं, उससे सीखते भी हैं, पर अगर आपको पता है यह गलतियां आपको नहीं करनी है, तो उसको आप बिल्कुल पूरी तरह से अवॉइड करें। क्योंकि ये फर्क नहीं पड़ता आप कितना ज्यादा कमाते हो, भले आप करोड़ों कमा लो, लेकिन अगर आप गलतियां करते हो और जानबूझकर करते हो तो आप पूरे पैसे को गवा दोगे। लेकिन अगर आप कम भी कमाते हो पर इन गलतियों को अवॉइड करके चलते हो, तो हो सकता है कि आने वाले समय में आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए एक अच्छा खासा कॉर्पस बना लो, एक अच्छी खासी संपत्ति बना लो। तो होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ऐसा लगता है किसी और टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट कर सकते हो, जरूर मैं उस पर कुछ जानकारियां जुटाऊंगा, तो आपके लिए सटीक और बिल्कुल सही वीडियो लेकर मैं आता रहूंगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपसे इसी तरह बातें होती रहेंगी। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, अपने पैसों का ख्याल रखें और जहां तक हो सके वित्तीय गलतियां करने से बचें। जय हिंद।